हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल कैच द फ्लाइंग नॉलेज पर। मैं आपका दोस्त प्रमोद एक बार फिर से आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इनडायरेक्ट एलाइज़ा के बारे में। दोस्तों, एलाइज़ा का बेसिक्स इंट्रोडक्शन, उसके क्या क्या केमिकल चाहिए और डायरेक्ट एलाइज़ा, इन सब के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट से सर्च करके उसको देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक सीखना है एलाइज़ा का, स्टार्ट कैसे करते हैं, तो आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट एलाइज़ा के बारे में। तो दोस्तों, इनडायरेक्ट एलाइज़ा भी डायरेक्ट एलाइज़ा से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पे बस एक एंटीजन चाहिए थी माइक्रोटाइटर प्लेट पे, और एक एंटीजन चाहिए थी माइक्रोटाइटर प्लेट पे, और दूसरा आपका एंटी बॉडी चाहिए थी, जो कि HRP से या किसी भी एंजाइम से कॉन्जुगेट होती, जो कि आपका केमिकल रिएक्शन करवाती कलर चेंज वाला। ठीक है, अब अगर बात किया जाए इनडायरेक्ट एलाइज़ा की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको माइक्रोटाइटर वेल चाहिए ही होगी। माइक्रोटाइटर वेल में आपका एंटीजन कोटेड होगा। एंटीजन के बाद आपको चाहिए होगा प्राइमरी एंटीबॉडी, देन उसके बाद चाहिए होगा आपको सेकेंडरी एंटीबॉडी। आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडी HRP, हार्स रेडिस पेरोक्सिडेज एंजाइम से कॉन्जुगेटेड होगा, वही रिस्पॉन्सिबल होगा कलर चेंज के रिएक्शन में, जो कि जब आप TMB डालोगे तो कलर चेंज होएगा। तो ये प्रोसेस करते कैसे हैं, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कितने स्टेप लगते हैं, कैसे रिएक्शन होती है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए अगले कुछ मिनट। मैं आज आपको इनडायरेक्ट एलाइज़ा सिखा कर ही छोड़ूंगा। और दोस्तों, आज की वीडियो के बाद हम बात करने वाले हैं सैंडविच एलाइज़ा। सैंडविच एलाइज़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो मल्टीपल स्टेप में होता है। कुछ एक दो केमिकल या एक दो स्टेप ज़्यादा होते हैं, जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, बट हाँ, वो भी इतना मुश्किल नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, बट हाँ, उसके ऑप्टिमाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए। आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक इनडायरेक्ट एलाइज़ा। इनडायरेक्ट एलाइज़ा, एलाइज़ा क्या होता है, एलाइज़ा का एप्लीकेशन क्या है, कौन इसे पहली बार डिस्क्राइब किया था, इन सब के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए और वहाँ से चीज़ों को समझिए। ठीक है दोस्तों, तो इनडायरेक्ट एलाइज़ा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बार बार टर्म आएगा प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो दोस्तों, प्राइमरी एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी होती क्या है, पहले हमें ये पता हो जाना चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता होगा प्राइमरी एंटीबॉडी क्या होती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या होती है, तो हम बार बार कन्फ्यूज़ रहेंगे कि है क्या, है तो दोनों एंटीबॉडी ही। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जो प्राइमरी एंटीबॉडी होती है वो आपकी जो एंटीजन होगा, एंटीजन स्पेसिफिक होगा। ठीक है, चाहे वो आपका प्रोटीन हो, चाहे DNA हो, चाहे ओलिगोसैकेराइड हो, चाहे हेप्टेन हो, जो भी आपका एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी होगी, जो आपका एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट में जो आपकी एंटीबॉडी होगी, वो आपकी कहलाएगी प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा होगा वो आपका होगा सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होगी वो स्पेसिफिक होगी प्राइमरी एंटीबॉडी के। ठीक है दोस्तों, वो किससे बाइंड करेगी, प्राइमरी एंटीबॉडी से। बट आपका जो प्राइमरी एंटीबॉडी था वो किससे बाइंड कर रहा था, आपके एंटीजन से। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना। जब कभी भी हम बात करें प्राइमरी एंटीबॉडी, तो आप वहाँ पे समझ जाना कि वो एंटीजन से बाइंड करने वाला मॉलिक्यूल है, चाहे वो अब एंटीजन आपका प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, DNA हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो आपके प्राइमरी एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जो होगी उसको आप प्राइमरी एंटीबॉडी बोलोगे। जो आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी वो अगेंस्ट प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट में बनाई जाएगी, इसलिए आप उसको सेकेंडरी एंटीबॉडी का बोलोगे। ठीक है दोस्तों, तो बनाई कैसे जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी, थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में बता दूं। प्राइमरी एंटीबॉडी तो हमने आपको बता दिया, प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन स्पेसिफिक। ठीक है, अब आपका एंटीजन चाहे DNA हो, ठीक है, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, जो भी हो, जिसके अगेंस्ट में आप एंटीबॉडी डेवलप करना चाहते हो, उसके अगेंस्ट ये आपका प्राइमरी एंटीबॉडी हो गया। तो दोस्तों, इनडायरेक्ट एलाइज़ा में कई बार प्राइमरी एंटीबॉडी जो है सीधे आप डिजीज्ड पर्सन से लेते हो। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि जब आप टेस्ट करते हो ना, जैसे सपोज आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस है, ठीक है, आप किसी कोई बीमारी हेपेटाइटिस हो गई है, ठीक है, आप माइक्रोटाइटर प्लेट एलाइज़ा, माइक्रोटाइटर प्लेट पे आप हेपेटाइटिस के वायरस को या एंटीजन को कोट कर दोगे। ठीक है,
तो अब एक किसी पर्सन को वायरस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, अब उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है, उसके भी सेल एक्टिव होंगे, उसकी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा और वहाँ पे एंटीबॉडी को जनरेट करेगा, ठीक है दोस्तों। जब वो एंटीबॉडी जनरेट कर दिया है बॉडी, ठीक है, और ऐसा नहीं कि आपको इन्फेक्शन हुआ इमीडिएटली आपकी एंटीबॉडी बनने लगी, थोड़ा टाइम लगता है एंटीबॉडी बनने में। तो आपकी जो एंटीबॉडी बन गई है, अब उस एंटीबॉडी में भी आपका एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी, ठीक है दोस्तों। डिजीज पर्सन सीरम कंटेन एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो दोस्तों ये भी प्राइमरी ही कहलाएगी, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, अब सपोज किसी एंटीजन के अगेंस्ट में आपको एंटीबॉडी जनरेट करनी है, जैसे इन केस कि सपोज आपको कोई एंटीजन दे दी गई हेपेटाइटिस का, ठीक है, ADAY या फिर आपके HIV का कोई भी, या जो भी सपोज आपको दे दिया गया कोविड का, ठीक है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन कि जाओ अब इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाओ। तो उस एंटीजन को आप प्रॉपर इम्यूनोजन प्रिपेयर करके, हम कभी बात करेंगे कि कैसे इम्यूनोजन बनाते हैं, कैसे इम्यूनाइजेशन करते हैं माइस का, इन सब पे भी हम बात करेंगे कभी। तो उसमें क्या करोगे, जब आप उस इम्यूनोजन को इम्यूनाइज कर दोगे माइस को, एक आफ्टर सम टाइम्स माइस की जो बॉडी होती है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, तो वो भी आपको बना के देती है क्या, एंटीबॉडी। तो वो भी एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है प्राइमरी, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत सारे मेथड है, आप एंटीजन स्पेसिफिक होगी वो डिजीज पर्सन से आएगी, आप चाहे किसी एनिमल को या एंटीजन को इंजेक्ट करा के आप एंटीबॉडी बनाना चाहते हो तो वहाँ से भी बन के आएगी, वो भी आपकी प्राइमरी होगी, ठीक है दोस्तों। ये कुछ तरीके थे एंटीबॉडी को बनाने का, ठीक है। अब जैसे सपोज ये आपकी एंटीबॉडी है, ठीक है, ये हमने स्टार से कुछ एंटीबॉडी बना दिया, ठीक है दोस्तों। इससे आप क्या करोगे, इम्यूनाइज कर दोगे, एंटीजन है, इम्यूनाइज द एनिमल। अब वो एनिमल आपका चाहे माइस हो, चाहे रैबिट हो, चाहे गोट हो, ठीक है, जो भी हो, आप जो भी यूज़ करोगे उसमें वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। प्राइमरी एंटीबॉडी अगेंस्ट द गिवन एंटीजन, ठीक है, एंटीजन बन गया, ठीक है। एक तो ये सोर्स हो गया आपका, दूसरा सोर्स आपका डिजीज पर्सन हो गया जिससे आप प्राइमरी एंटीबॉडी को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और भी कोई मेथड होगा तो अभी मुझे आइडिया नहीं है, अभी तो प्राइमरी एंटीबॉडी कैसे मिलती है तो अभी मैं 2 ही तरीके जानता हूँ, या तो किसी के अंदर वो बीमारी हो, डिजीज़ हो, उससे आपको बन के आएगी, ठीक है, या फिर आपको आप इम्यूनाइज करोगे माइस को या रैबिट को या गोट को या किसी एनिमल को, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो उससे आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है दोस्तों। ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है इसलिए इसको प्राइमरी एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा प्राइमरी एंटीबॉडी दोस्तों, बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडी में, इसलिए आप हमेशा याद रखना है इसको। सेकेंडरी एंटीबॉडी दोस्तों, सेकेंडरी एंटीबॉडी ये आपकी होती है प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक, ठीक है दोस्तों। प्राइमरी जो एंटीबॉडी है ना उसके स्पेसिफिक होगी। अब आपको लगेगा अरे यार ऐसे कैसे स्पेसिफिक हो सकती है। अब जैसे सपोज़ किसी को हेपेटाइटिस बीमारी, किसी को HIV है, किसी को कोविड है, तो उसके अगेंस्ट में आप सेकेंडरी एंटीबॉडी कैसे बना लोगे, ठीक है दोस्तों। ये तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, या फिर अगर नहीं हो रही है आपको तो आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, आप सोच नहीं पा रहे हो, आपका दिमाग एनालिटिकल नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कैसे बनेगी, सोचो गेस करो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको। चलो शायद नहीं समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं एक चीज़ थोड़ा सा स्टोरी सुन लो आप। जो भी एंटीबॉडी होती है मोस्टली IgG ही होती है जो सबसे पहले इन्फेक्शन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करती है, देन उसके बाद IgM होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो IgG होती है। तो दोस्तों आपको पता है IgG का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। ये आपका FC है, ठीक है, ये आपका फैब रीजन है, ठीक है। यही एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है दोस्तों। ये वाला आपका कंजर्व्ड रीजन होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब आपका ये हैवी चैन है, ठीक है। अब इतना मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। ये आपका हैवी चैन है, ये लाइट चैन है। हैवी चैन 50 किलो डाल्टन का होता है, लाइट चैन 25 किलो डाल्टन का होता है। इसमें VH वेरिएबल रीजन होता है, VH कांस्टेंट रीजन होता है, ठीक है। तो ये दुनिया भर की चीज़ें हैं इसमें
कितना डिटेल मैं जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, लेकिन आइडिया है मुझे सबका, मैं सबका पढ़ा सकता हूँ, आपको सबका बता सकता हूँ। किसी दिन हम डिटेल में बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कट करते हैं, कैसे एसडीएस पे इसको रन करते हैं, एसडीएस पे रन करते हैं तो कितने बैंड आते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एंटीबॉडी। तो दोस्तों हमने आपको जैसा कि बताया एक कंजर्व रीजन होता है, ये ऑलमोस्ट एक स्पीसीज़ में, जैसे आप एंटी ह्यूमन बना रहे हो, मतलब ह्यूमन के अगेंस्ट में बना रहे हो, ह्यूमन का जो आईजीजी होता है उसके अगेंस्ट में बना रहे हो, तो ऑलमोस्ट आईजीजी जो ह्यूमन के अंदर होगा वो कंजर्व्ड होगा। अगर आप वही रैबिट के अंदर बना रहे हो, रैबिट के लिए एंटी रैबिट, तो उसका आईजीजी का कंजर्व होगा। ठीक उसी तरह से आप माइस का बना रहे हो तो वो कंजर्व होगा, गोट का बना रहे हो तो वो कंजर्व होगा। तो दोस्तों एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है या कुछ केमिकल होते हैं जिससे क्लीव कर देता है किस रीजन को, इस रीजन को, ठीक है, क्लीव कर दिया जाता है, ठीक है। फिर ये जो एफसी रीजन होता है दोस्तों, एफसी रीजन को एज ए एंटीजन की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। जब आप इसको एज ए एंटीजन की तरह यूज करके किसी एनिमल को इम्यूनाइज करोगे, ठीक है, जैसे अगर इस एंटीजन को अब आप ये एंटीजन की तरह यूज़ करोगे, इसलिए मैंने इसको एंटीजन बोल दिया है ये आईजीजी का पार्ट, मतलब एंटीबॉडी ही है, यूज़ एज ए एंटीजन, ठीक है। अब जैसे आपका सपोज़ ये ह्यूमन का है, ठीक है, ये ह्यूमन का आईजीजी है, ठीक है, आईजीजी का एफसी है, ठीक है दोस्तों। अब इस एफसी रीजन को क्या करोगे, आप गोट में इंजेक्ट कराओगे, ठीक है, आप इसको गोट में इंजेक्ट कराओगे एज ए एंटीजन, ठीक है। तो गोट क्या करेगी साथियों, ध्यान देना, गोट से जो एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी और बल्क अमाउंट में एंटीबॉडी को जनरेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो गोट से एंटीबॉडी बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका गोट एंटी ह्यूमन आईजीजी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपका गोट एंटी ह्यूमन आईजीजी हो गया, ठीक है। अब यहीं पे अगर आप ह्यूमन की जगह आप रैबिट का आईजीजी लेते, फिर इसको आप गोट में इंसर्ट कराते, उससे जो जनरेट होता तो आपका कहलाता, यहाँ पे रैबिट होता तो गोट एंटी रैबिट आईजीजी, ठीक है। ठीक उसी तरह माइस से आप लेते आईजीजी का एफसी रीजन, जैसे मैंने बताया यहाँ से कट करके, ठीक है, यहाँ से कट करोगे एफसी रीजन को, ये सपोज माइस का है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि आपने ह्यूमन का नहीं है, माइस का आईजीजी है एफसी रीजन, तो आप इसको गोट में डालोगे तो गोट अब एंटी ह्यूमन नहीं कहलाएगा, ये गोट एंटी माउस कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, गोट एंटी माउस जो बनेगा, ये सिर्फ जो है ना, गोट से जो गोट एंटी माउस बनेगा, सिर्फ माउस का जो आईजीजी होगा ना, एफसी रीजन, उसी से बाइंड करेगा, ठीक है। कैसे करेगा थोड़ा सा आप देख लो कैसे करेगा, ठीक है दोस्तों। आप ये देखते हो, आपकी ये मान लो सेकेंडरी, ये मान लो आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी हो गई, ठीक है, वाई शेप, ठीक है। अब आपका ये एंटीजन से बाइंड है जो प्लेट में आपका कोटेड होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया कि ये एफसी रीजन है, ये एफसी है, ये फैब है, ठीक है। अब एफसी रीजन हमें बताया था ना कंजर्व होता है, ठीक है। अब आपने आईजीजी, सपोज मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो उसको HIV है या हेपेटाइटिस है या कोविड है, कोई बीमारी है, तो उससे आईजीजी बनेगा। मान लो कि मुझे ही है कोविड, मुझे ही मान लो कि कोविड हो रखा है, ठीक है, और हमने अपना ब्लड दिया टेस्ट करने के लिए, कुछ दिन के बाद सिम्टम्स आ गए, 8-10 दिन के बाद हमने अपना ब्लड दिया, तो उससे सिरा निकाला जाएगा, ठीक है। जब ब्लड देंगे तो सेपरेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूज करके, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो सिरा होता है, नीचे वाला आपका जिसमें आपकी सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स, जिसमें RBC और माइक्रोफाज, दुनिया भर की सेल्स होती हैं, ठीक है। तो आप उस सिरा को यूज़ करोगे तो उस सिरे में जो एंटीबॉडी होगी वो आईजीजी होगी, वो आईजीजी जो एलाइजा प्लेट होगी उस पर कोविड का एंटीजन कोट होगा, ठीक है। तो मेरे सिरा को उस कोविड के एंटीजन के कोटेड वेल में डाल दिया जाएगा, तो जो फैब रीजन होता है, एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, उससे बाइंड हो जाएगा। और जो एफसी रीजन है ना, अब जो एफसी रीजन है उससे हमारा जो सेकेंडरी बनेगा, ठीक है दोस्तों, ये प्राइमरी था, अब यहाँ पे जो आपका बना है ये सेकेंडरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका बना है वो सेकेंडरी है, ठीक है। अब ये वाला सेकेंडरी क्या करेगा, आपका यहाँ बाइंड करेगा, कौन सा वाला रीजन बाइंड करेगा, फैब वाला, क्योंकि अब ये वाला जो रीजन है ना, ये सेकेंडरी के लिए एंटीजन का काम करेगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों, ये आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी हो गया और यहाँ पे ये बाइंड कर गया, ठीक है। अब क्या होता है, सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम पहले से HRP के साथ कॉन्जुगेट कराते हैं। अब दोस्त कॉन्जुगेट कैसे कराते हैं, वो कॉन्जुगेशन के पूरा कॉन्जुगेशन केमिस्ट्री का पूरा पार्ट है। एक स्पेसिफिक फिजियोकेमिकल कंडीशन होती है जिस पे कॉन्जुगेशन प्रोसेस कंप्लीट कराई जाती है सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ, जिसमें जैसे HRP हॉर्स रेडिक्स पेरोक्सिडेज है,
वो सेकेंडरी के साथ आप मल्टीपल स्टेप होते हैं, मल्टीपल केमिकल होते हैं, और HRP आपका मेन होता है, मल्टीपल कंडीशंस होती है, कभी 4 डिग्री पे रखना है, कभी रूम टेम्परेचर पे रखना है, तो इस तरीके से कराई जाती है। मुझे आइडिया नहीं कैसे करते हैं, लेकिन हाँ कॉन्जुगेशन होता है, ये मुझे पता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक फिजियोकेमिकल कंडीशन दी जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो आपके लिए एलाइजा समझना, एलाइजा के पीछे की स्टोरी, बैकग्राउंड को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी को मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ आपको, क्या होती है सेकेंडरी एंटीबॉडी। ठीक है, ये आपकी होती है स्पेसिफिक टू प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक है, ये प्राइमरी एंटीबॉडी के स्पेसिफिक होती है। कैसे? जैसा कि हमने बताया था आपको कि जिस भी स्पीसीज़ के अगेंस्ट में आपको सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ करना है, उसके IgG के एफसी पार्ट को आप कट करके यूज़ करते हो एज एंटीजन, उससे आप गोट में या फिर रैबिट में डाल के आप उससे सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हो। अब जैसे ह्यूमन का है, ह्यूमन का IgG आपने कट करके गोट में प्रोड्यूस किया तो आपका कहलाएगा गोट एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी। अगर आपने रैबिट से कट करके IgG के एफसी पार्ट को गोट में ग्रो कराया तो कहलाएगा आपका गोट एंटी रैबिट एंटीबॉडी। ठीक है दोस्तों, वो आपके जो प्राइमरी एंटीबॉडी है ना, जैसे IgG, हमें डिजीज़ हुई, मैंने बोला था ना, मान लो कि मुझे डिजीज़ है, मुझे कोविड हुआ है, हमने अपना सिरा दिया, उससे IgG को कलेक्ट करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, अब IgG को प्यूरीफाई कैसे करते हैं, उसके लिए बहुत ही पिक्यूलियर प्रोटोकॉल होता है, जिसमें आप प्रोटीन A या प्रोटीन G रेजिन को लेते हो। ठीक है, अब उससे IgG को प्यूरीफाई करते हो, फिर IgG को यूज़ करके उसको कट करके फिर उसके एफसी रीजन को यूज़ किया जाता है एज एंटीजन। तो सिर्फ मेरे लिए वो सेकेंडरी नहीं बनेगी, पूरा ह्यूमन स्पीसीज जो होगी, वो जितने लोग IgG बनाएंगे उनका एफसी रीजन कंजर्व होता है, तो उन सब में वो काम करेगी प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, इस बारे में हमें ठीक ठाक मैंने पढ़ा है, ठीक ठाक मैंने सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं ज़्यादा ना बता दूँ, आपको नॉलेज ओवरफ्लो होने लगे। अगर कहीं ओवरफ्लो होते होते कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो एकदम चीज़ों को सीखते हुए चलो, क्योंकि स्टोरी क्या चल रही होती है एलाइजा के बैकग्राउंड में, ये आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वरना कहने के लिए तो 5 अक्षर का वर्ड है एलाइजा, लेकिन इसके पीछे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इम्यूनोकेमिस्ट्री, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ठीक है दोस्तों, बहुत कुछ चलता रहता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है चीज़ों का तो आप चीज़ों को पकड़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों हमें लगता है हमने आपको ठीक ठाक समझा दिया है, बता दिया है। अब हम आते हैं स्टोरी पे और स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं एलाइजा। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, आप मान के चलो कि मुझे डायग्नोस करना है कोविड को। ठीक है दोस्तों, तो आप टेक माइक्रोटाइटर प्लेट। अब माइक्रोटाइटर प्लेट कैसी होती है उसने अब माइक्रोटाइटर प्लेट कैसी होती है, कैसी दिखती है, वो हमने आपको पहले वाले वीडियो में एक इमेज लगा के दिखाया हुआ है कि कैसी होती है। ठीक है, माइक्रोटाइटर प्लेट। अब उसमें क्या करना है, कोट विद एंटीजन। ठीक है दोस्तों, अब एंटीजन, सपोज हमें कोरोना का टेस्ट करना है, तो कोरोना का जो एंटीजन आएगा, हम चाहे परचेज़ करें, चाहे इंडिजीनियस इन हाउस उसको प्रोड्यूस करें, तो चाहे जैसे भी ला के उसको हम कोट करेंगे एंटीजन को माइक्रोटाइटर प्लेट पे। ठीक है, ये कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 100 नैनोग्राम पर वेल टू, ठीक है, 1000 नैनोग्राम पर वेल। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर ये आपका 10 नैनोग्राम है तब भी आपका रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब कैसे आप पता करोगे कि आपका 10 नैनोग्राम, 100 नैनोग्राम या 1000 नैनोग्राम पर वेल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे देना, मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे 100 नैनोग्राम आपको पर वेल कोट करना है, तो सपोज आप 2 वेल यूज़ करोगे। ठीक है, तो 2 वेल यूज़ करोगे तो 100 × 2। ठीक है, हम लोग 100 नैनोग्राम ही करते हैं दोस्तों, आप अपने हिसाब से देख लेना कितना करना है। तो ये हो जाएगा 200 नैनोग्राम चाहिए आपको 2 वेल के लिए। ठीक है, अब मान लो आपको सपोज़ आपके पास जो है एंटीजन कंसंट्रेशन इज़ 1 mg/ml। ठीक है, 1 mg/ml है। अब आपको चाहिए 200 नैनोग्राम। ठीक है दोस्तों, अब 1 mg/ml है, मतलब 1 ml में 1 mg है। ठीक है, अब ये 1 mg में आपको हमने बताया था, आपको याद करने को बोला भी था कि ग्राम के बाद
mg, ठीक है, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना सीक्वेंस, क्योंकि इसी के हिसाब से घटता हुआ चला जाता है। 1 kg में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 mg, 1 mg में 1000 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम में 1000 नैनोग्राम, 1000 नैनोग्राम में 1 माइक्रोग्राम में 1000 नैनोग्राम, फिर 1 नैनोग्राम में 1000 पिकोग्राम। तो वहाँ यहाँ पे है दोस्तों आपका 1 mg पर ml, तो आपका ये हो गया 1000 माइक्रोग्राम इन 1 ml। ठीक है, 1 ml के बजाय इन 1000 माइक्रोलीटर है। ठीक है, तो दोस्तों आपके 1 माइक्रोलीटर में आएगा 1 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम। ठीक है, अब इस 1 माइक्रोग्राम को आप डिज़ोल्व अब जो आपका ये 1 माइक्रोलीटर में 1 माइक्रोग्राम है ना दोस्तों, उसको करना है डिज़ोल्व इन 1 ml ऑफ कोटिंग बफर। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे क्या करना है, टेक 100 माइक्रोलीटर इन ईच well, now it will be your 100 नैनोग्राम पर well। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे ये था स्टॉक। ठीक है, इसका सपोज एंटीजन कंसंट्रेशन इज, मान लो कि आपकी एंटीजन कंसंट्रेशन इतनी है, तो अब आपकी इतनी कंसंट्रेशन मतलब इतने माइक्रोग्राम, 1000, 1 mg में 1000 माइक्रोग्राम होता है। ठीक है, इन 1000 माइक्रोलीटर में। ठीक है दोस्तों, तो 1 माइक्रोलीटर आपका कंटेन कितना करेगा, 1 माइक्रोग्राम। तो 1 माइक्रोलीटर को क्या करोगे, डिजॉल्व इन 1 ml ऑफ कोटिंग बफर। ठीक है, 1 माइक्रोलीटर ऑफ एंटीजन, ठीक है, जो एंटीजन स्टॉक था, डिजॉल्व इन 1 ml ऑफ कोटिंग बफर। फिर ये आपका स्टॉक हो गया आप कितना, 1 माइक्रोग्राम पर ml। अब अगर मैं आपको बोल देता सीधे एक प्लेट में, सीधे आप पहले इसको डाइल्यूशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सीधे बोलता 100 नैनोग्राम को कोट करो, तो 100 नैनोग्राम कोट करने के लिए आपको बहुत ही नीचे जाना पड़ता, शायद उस आपका माइक्रो पाइपेट काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले एंटीजन को डाइल्यूट कर देते हैं, फिर इसको कोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कि कोटिंग कैसे करनी है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, सपोज your antigen concentration is 1 mg per ml। ठीक है, you need to coat 1 complete plate। ठीक है, it means total 96 वेल्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको हर वेल में चाहिए 100 नैनोग्राम, 100 नैनोग्राम पर वेल। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 96, तो आपका ये हो जाएगा 9600 नैनोग्राम। ठीक है, आपको इतना चाहिए, तो इस ये कितने के बराबर है, जैसे हमने आपको बताया था कि 1 माइक्रोग्राम 1000 नैनोग्राम के बराबर है। ठीक है, तो अब आप इसको 9600 डिवाइडेड बाई 1000 से कर लोगे, 2 0 से 2 0 कट गया, ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे 10 से डिवाइड करोगे तो 9.6 माइक्रोग्राम। ठीक है, इतने माइक्रोग्राम आपको चाहिए एक प्लेट को पूरा कोट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप करोगे कैसे, अब आपको चाहिए नीड 9.6 माइक्रोग्राम। ठीक है, स्टॉक ऑफ एंटीजन 1 mg पर ml। ठीक है, तो ठीक है 9.6 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है दोस्तों, ये 1 है, 1 mg पर ml स्टॉक जो होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, जो हमें चाहिए होता है डिज़ायर में। ठीक है,
तो आपका ये हो जाएगा 9.6 माइक्रोलीटर। ठीक है, इतने माइक्रोलीटर लोगे तब आप कितने में डिज़ोल्व करोगे? डिज़ोल्व इन 9.6 96 9.6 ml कोटिंग बफर। ठीक है दोस्तों, 9.6 ml कोटिंग बफर। ठीक है, अब आपको एक प्लेट क्योंकि एक प्लेट में 96 वेल होती है, हर वेल में आप 100 माइक्रोलीटर डालोगे, तो आप मल्टीप्लाई कर दिए 100 मल्टीप्लाइड बाई 96। ठीक है, तो 9600 माइक्रोलीटर टोटल आएगा, जो आपका होगा 9.6 ml। ठीक है, लेकिन अब आपको एग्जैक्ट आप लेके चलोगे 9.6 तो थोड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए हमेशा वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा के रखते हैं। बढ़ा के कैसे रखते हैं कि आपको चाहिए 9.6 तो आप 10 ml बनाओ। ठीक है, अब आपको 10 ml बनाओगे और हर वेल में 100 माइक्रोलीटर कोट करोगे तो 100 नैनोग्राम पर वेल आपका बन जाएगा। अब 10 माइक्रोग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि 10 ml में आपको बनाना है, तो यहाँ पे 9.6 माइक्रोलीटर की बजाय आप 10 माइक्रोलीटर लोगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वापस से वीडियो को बैक करके वापस से देखते हुए यहाँ आइए, फिर आप समझिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, दोस्तों एक चीज़ और, आप जब भी सिरा लेके आओगे, ठीक है, आप चाहे माई से सिरा लेके आओ, चाहे रैबिट से सिरा लेके आओ, सिरा को नीड टू डाइल्यूट, इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। अब जैसे किस पर्पज़ के लिए आप कर रहे हो उस सिरा का, अगर आप डायग्नोसिस पर्पज़ से कर रहे हो तो पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है कि इतने डाइल्यूशन बना के फिर हम इसको टेस्ट लगाएंगे तो हमारा टेस्ट सही से होगा। लेकिन जो लोग टाइटर में यूज करते हैं, तो टाइटर का क्या होता है कि डाइल्यूशन बनाना पड़ता है, कितने से लेके कितने तक, 1:1 आप चाहो तो 500 भी बना सकते हो, लेकिन हम लोग जो बनाते हैं वो होता है आपका 1:1000 to 1:1,28,000। ठीक है, इतना तक हम जाते हैं। तो इसको बनाते कैसे हैं दोस्तों, आप, ठीक है, हाँ, कलेक्ट ब्लड, ठीक है, कलेक्ट द ब्लड, सेपरेट द सीरा फ्रॉम ब्लड by using centrifuge। ठीक है, अब आपके पास सीरा आ गया, कलेक्ट द ब्लड, सेपरेट द सीरा फ्रॉम ब्लड बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूज। तो दोस्तों सीरा आपने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपके पास सपोज़ ये पूरा ब्लड था। ठीक है, आपने सेंट्रीफ्यूज किया, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज, आपका जो है ब्लड के पार्ट यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब आपका सिरा ये ऊपर है, तो आप इस सिरा को कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, माइक्रो पाइपेट और पाइपेट यूज़ करके। ठीक है, ये सिरा हो गया, ये ब्लड सेल हो गई। ठीक है, ये पूरा आपका ब्लड है। अब दोस्तों उससे करेंगे क्या, आप एक MCT लोगे, 1.5 ml MCT। ठीक है, यहाँ तक हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, 1.5 ml MCT। ठीक है, फिर क्या करोगे इसमें, टेक 1 ml डाइल्यूशन बफर। ठीक है दोस्तों, डाइल्यूशन बफर लोगे। ठीक है, ऐड 1 माइक्रोलीटर ऑफ सीरा, नाउ डाइल्यूशन इज़ 1:1000। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब 1:2 डाइल्यूशन, अब इसी को प्रोसीड्स विद 2-fold डाइल्यूशन। ठीक है, टू फोल्ड डाइल्यूशन के साथ इसको प्रोसीड करोगे तो फिर कैसे बनाओगे, आपने यहाँ पे लिया था 1 ml। ठीक है,
अब ये आप लेके आओगे ऐसे, 2 फोल्ड डाइल्यूशन कैसे बनाओगे, टेक 0.5 ml डाइल्यूशन डिल बफर, डाइल्यूशन बफर है दोस्तों, एंड ऐड 0.5 ml ऑफ 1:1000 diluted syrah. Now it is 1:2000 diluted. ठीक है दोस्तों। अब ये वाला सीरा की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो आप यहाँ पे सीरा बनाए थे ना 1 ml में 1 माइक्रोलीटर डाल के, उसका 500 माइक्रोलीटर लेना, 0.5 ml जिसे बोलते हैं, और 0.5 ml आपका लेना है डाइल्यूशन बफर। ठीक है, तो अभी बन जाएगा आपका 1:2000 डाइल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसी तरह आगे बढ़ना है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आपका एक ये MCT है, ठीक है, 1 ml है इसमें टोटल, ये आपका डाइल्यूशन है 1:1000, ठीक है, 1 ml है। अब इससे आपको क्या करना है, 0.5 ml, ठीक है, एंड 0.5 ml आप इससे ले लोगे, प्लस 0.5 ml डाइल्यूशन बफर। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया 1:2000। ठीक है, अब ऐसे ही आगे बढ़ोगे, यहाँ से 0.5 ml लोगे, ठीक है, अब यहाँ भी वैसे ही प्लस 0.5 ml डाइल्यूशन बफर लोगे, ठीक है, ये आपका बन गया 1:4000। तो दोस्तों ऐसे ही आपको प्रोसीड करना है 1:8000, फिर ऐसे ही प्रोसीड करना है 1:16000, फिर ऐसे ही करना है 1:32 का इधाई सैकड़ा 10,000 32,000, फिर वैसे ही प्रोसीड करना है आपको 1:64,000, फिर वैसे ही प्रोसीड करना है 1:1,28,000। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपको जाना है। तो आपका टोटल डाइल्यूशन कितना बना, तो टोटल डाइल्यूशन आपका बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डाइल्यूशन बना है दोस्तों। अभी डाइल्यूशन तब यूज़ करते हैं जब आपको हाइब्रिडोमा या फ्यूज़न करना हो, चेक करना हो कि आपका जिस एनिमल में आपने इम्यूनाइज़ किया था वो उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई है या नहीं। अगर डेवलप नहीं हुई तो आप उसको हाइब्रिडोमा में यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों कभी बताऊंगा आपको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में, फ्यूज़न के बारे में, कैसे फ्यूज़न करते हैं, कैसे हाइब्रिडोमा करके एंटीबॉडी बनाते हैं जो होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये डाइल्यूशन बन गया। और अगर आपको किसी डायग्नोसिस में यही यूज़ करना है तो दोस्तों आप फिर इसको टेस्ट करके ऑप्टिमाइज़ करते हो। सपोज आपका हर डाइल्यूशन में, मतलब आप 10 पेशेंट से लाए, आपने डाइल्यूशन किया, आपका बेस्ट रिजल्ट आ रहा है 1:8000 में, तो फिर आप आगे से हमेशा 1:8000 का डाइल्यूशन बना के सीधे डुप्लीकेट 2 टेस्ट में कर लोगे। क्योंकि अगर आप 8 टेस्ट करने के लिए आपको टोटल चाहिए होगा आपका सपोज 1 2 A B C D E F G H। दोस्तों ये टोटल 8 सैंपल करने के लिए आपको चाहिए 8 दूनी 16, मतलब टोटल 16 वेल आपकी बर्बाद होगी। ठीक है, तो आपको अगर टाइटर नहीं करना है, सीधे डायग्नोसिस करना है, तो अगर आप सीधे सपोज ये वाला आपने ऑप्टिमाइज़ कर लिया है टेस्ट लगा के, तो आप सीधे यहाँ पे, तो आपने 1:8000 का टेस्ट लगा के कर लिया है, तो आप सीधे किसी 2 वेल में डुप्लीकेट में, प्रॉपर डुप्लीकेट में करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। आप उससे कंपेयर भी कर सकते हो। तो आप उससे सिर्फ 2 वेल में आप अपने रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हो और आपका एक्यूरेसी भी हो जाएगा और आपका वेल भी कम खत्म होगा, लेबर भी कम लगेगा, केमिकल भी कम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ डाइल्यूशन बनाना आ गया, प्राइमरी एंटीबॉडी क्या होती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या होती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी कैसे बनती है, इन सब का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार वापस से बैक जाइए, फिर से इस वीडियो को देखिए और वापस आइए। ठीक है दोस्तों, अब आपका डाइल्यूशन भी हो गया, अब आपका प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी हो गया। प्लेट को कोट कैसे करते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, वो भी हमने सिखा दिया है आपको।
ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर मैं नहीं सिखा पाया यहाँ तक तो आपको और कोई सिखा नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप फोकस रहिए। आप यहाँ पर अगर फोकस करेंगे, अच्छे से सीखेंगे तो कुछ भी ऐसा बचेगा नहीं जो आपको सीखने को रह जाएगा। ठीक है साथियों, इनडायरेक्ट एलाइजा जब शुरू करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, टेक 96 वेल प्लेट, 96 वेल प्लेट लिखूँ या फिर माइक्रो टाइटर प्लेट लिखूँ, ये दोनों बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, माइक्रो टाइटर प्लेट, कोट द एंटीजन 100 नैनोग्राम पर वेल। ठीक है, अब इंक्यूबेट हीट एट 4 डिग्री सी ओवर नाइट। ON लिख रहा हूँ, इसका मतलब ओवरनाइट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको टाइम कम है, आपको CMD करना है तो उसको आप ओवरनाइट ना करके रूम टेम्परेचर पे 2 घंटे रख सकते हैं, उसमें उतने में ही आपका अच्छे से कोटिंग हो जाएगा। ठीक है, बाहर निकालो। नेक्स्ट डे वॉश विद PBST 3 to 4 टाइम। ठीक है, PBST से वॉश करो, टैप एंड ड्राई करो, टैप एंड ड्राई। ठीक है, टैप एंड ड्राई कैसे करते हैं दोस्तों, फोम आप सबके लैब में फोम होगा, फोम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पेपर टॉवल टिश्यू पेपर को खूब सारा फोल्ड कर लो। ठीक है, उसको पेपर टॉवल की तरह बना लो मोटा सा, फिर उस पर आप प्लेट लेके आओगे और प्लेट को ऐसे इस तरीके से, सपोज़ ये आपका माइक्रो टाइटर प्लेट है, आप इसको ऐसे पकड़ोगे, फिर ऐसे से उस पर इस तरीके से आप उसको टैप करोगे। ठीक है, थोड़ा फोर्सफुली, ताकि उसके अंदर जो पानी रुका हो, कोई भी बफर रुका हो, वो आराम से बाहर निकल आए। ठीक है दोस्तों, कभी मैं एक छोटा सा क्लिप बना के इसमें लगा दूंगा, लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, आप वहाँ से देख लेना कैसे करते हैं। ठीक है, टैप एंड ड्राई कर देना है दोस्तों। टैप एंड ड्राई के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। चलो, टैप एंड ड्राई तक आप पहुँच गए होंगे। ठीक है, टैप एंड ड्राई के बाद ऐड, ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक है, अब ऐड प्राइमरी एंटीबॉडी, उसका डाइल्यूशन आप अगर आप टाइटर कर रहे हो, इफ़ टाइटर पता कर रहे हो तो 1:1000। ठीक है, 1:1000, 1K का मतलब 1:1000 है, टू 1:1,28K, 1,28K मतलब 1,28,000 डाइल्यूशन तक जाओगे। एंड इफ़ डायग्नोसिस पर्पस फिक्स ए डाइल्यूशन। ठीक है, एक डाइल्यूशन को आप फिक्स करोगे। ठीक है, अब देख लो, अगर आपको टाइटर लगाना है तो टाइटर के हिसाब से 1:1 से 1:128,000 तक पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। यहाँ आपका 1, यहाँ आपका 2, यहाँ आपका A B C D E F G H। ठीक है, D E F G H। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 1:1K वाला यहाँ आ जाएगा, 1:1K ये दोनों में ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही 1,28,000 आपका जो होगा 1,28,000 वाला आएगा इन दोनों में। ठीक है, आप ऐसे डाइल्यूशन को ऐसे घटाते हुए लाएंगे तो आपका पूरा 8 वेल इधर 8 वेल इधर, टोटल 16 वेल जाएगा। लेकिन अगर आपने फिक्स किया हुआ है, आप डायग्नोसिस पर्पज़ में कर रहे हो, टाइटर में नहीं कर रहे हो, तो आप कोई भी 2 वेल ले सकते हो। ठीक है, आप जैसे AB आपने ले लिया, गड़बड़ हो जा रहा है, आपका 1 और 2 ले लिया, ये एक आप 1:8K जब आप डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो अब आपका एक फिक्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐड प्राइमरी एंटीबॉडी इन डिज़ायरेबल डाइल्यूशन। ठीक है, फिर क्या करना है, इंक्यूबेट एट 37 डिग्री C फॉर 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे के लिए मात्र करना है। फिर दोस्तों, फिर उसी तरीके से वॉश सेम एज अर्लियर, जैसे हमने पिछली बार किया था ना, वैसे ही कर देना है, 3 बार या 4 बार कर देना। ऐड
सेकेंडरी एंटीबॉडी HRP कॉन्जुगेटेड। ठीक है दोस्तों, सबका अपना अलग अलग होता है। आपको जो ऐड सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि HRP कॉन्जुगेटेड होगी, हम लोग उसको 1:5000 डाइल्यूशन का लेते हैं। आप चाहो तो उसको 10,000 पे ले सकते हो, 20 पे ले सकते हो, आपका जिस पे ऑप्टिमम OD आपकी आ रही है। ठीक है, अगर आपकी OD 5000 पे बहुत ज़्यादा आ रही है, सूट कर रही है, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा और ज़्यादा डाइल्यूशन को बढ़ा दीजिए, 10,000 कर दीजिए। अगर 5000 पे आपका बहुत कम आ रही है OD तो उसको 2500 कर दीजिए। ठीक है, जब आपकी OD ऑप्टिमम आने लग जाए, ऑप्टिमम OD मीन्स की OD आपकी 1 से और 3 के बीच में आ रही है तो ठीक है। अगर 3 के ऊपर जा रही है, 3.5 के ऊपर नहीं जानी चाहिए एलाइजा में OD। लेकिन हाँ, हो सकता है कि उस मशीन के डिस्क्रिप्शन में कुछ और एडिशन और वर्जन अपग्रेडेशन हो जिससे वो हायर OD को ले, तो बात अलग है। लेकिन जो हमारी मशीन है, हम उसमें कोशिश करते हैं कि हमारी OD 3.5 के ऊपर ना जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने डाइल्यूशन को सेट कर सकते हो। तो एक बार आपका जब ये सेकेंडरी डाल दोगे तो आप क्या करोगे, इसको इंक्यूबेट एट 37 डिग्री C फॉर 1 आवर। ठीक है दोस्तों, आप इस पर 1 घंटे के लिए कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, इंक्यूबेट कर दिए 1 घंटे के लिए, देन वॉश 4 टाइम विद PBST एंड 1 टाइम विद PBS। 1x होगा PBS, जो कि आपको हमने पहले ही कैलकुलेशन में बता दिया था। 1x PBS कैसे बनाए, PBST कैसे बनाए। ठीक है दोस्तों, टैप एंड ड्राई। अच्छा दोस्तों, ये सेकेंडरी ऐड करने से पहले प्लेट को आपको टैप एंड ड्राई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, टैप एंड ड्राई, फिर आपको सेकेंडरी ऐड करना है। ठीक है, फिर इंक्यूबेट करना है 37 to 1 आवर, वॉश करना है 4 टाइम विद PBST, वॉश करना है 4 टाइम विद PBST एंड 1 टाइम विद PBS, टैप एंड ड्राई करना है। फिर दोस्तों उसमें ऐड करना है, ऐड 100 माइक्रोलीटर पर वेल ऑफ 1x TMB। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको बताया था कि आपको 20x का स्टॉक होता है, 20x से 1x कैसे बनाते हैं। ठीक है, 1x TMB, इंक्यूबेट एट RT इनसाइड द डार्क। ठीक है, अंधेरे में इसको रख देना है 15 मिनट के लिए। ठीक है, फॉर 15 मिनट। ठीक है दोस्तों, 15 मिनट के लिए आप इसको डार्क में रख देना है। फिर आप क्या करोगे, पंद्रह मिनट के बाद दोस्तों क्या करना है, आफ्टर 50 मिनट्स ऐड 100 माइक्रोलीटर ऑफ 1 नॉर्मल H2SO4 जो कि आपका स्टॉप है, स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, स्टॉप सॉल्यूशन, टेक OD एज सोन एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी OD ले लेना है। ठीक है दोस्तों, कंपेयर द रिजल्ट विद बैकग्राउंड के साथ आप रिजल्ट को कंपेयर करोगे। इफ़ योर OD हायर देन बैकग्राउंड it means your result is positive। ठीक है दोस्तों, अब बैकग्राउंड से कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा, जब आप एक्सपेरिमेंट लगा रहे थे ना साथियों, तो उसी टाइम पे आपको कुछ वेल्स सेलेक्ट करना है। जैसे वेल नंबर जो भी हो आपका, 1 ले लो या 2 ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कम से कम आपको 5 कंट्रोल लेके चलना होता है। ठीक है, ये आपने वेल सेलेक्ट कर ली, B C D
ई और एफ, ठीक है। तो पहला वाला दोस्तों होगा पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव होगा जिसमें आपका एंटीजन होगा, एंटीजन कोटेड होगी, ठीक है। प्राइमरी होगी प्लस सेकेंडरी होगा, ठीक है। पॉजिटिव कंट्रोल। तो ऐसा सच आप करोगे, ये दोनों डुप्लीकेट में, इसका मतलब ये है कि सेम सैंपल इसमें भी रहेगा, ठीक है। अब निगेटिव कंट्रोल 1, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या रहेगा, एंटीजन तो रहेगी, ठीक है। एंटीजन कोटेड होगी, एंटीजन कोटेड प्लस प्राइमरी नो सेकेंडरी, ठीक है दोस्तों। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देख लेना और एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करना तो ऐसे ही लगाना। नेगेटिव कंट्रोल सेकेंड, ठीक है। इसमें एंटीजन कोटेड है आपकी, इसमें आपका है नो प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रेजेंट, ठीक है। इसमें सेकेंडरी आप डाल रहे हो, प्राइमरी नहीं डाल रहे हो, ठीक है। नेगेटिव कंट्रोल 3, इसमें क्या करोगे दोस्तों, ना ही आपका प्राइमरी है, एंटीजन कोटेड, ठीक है। नो प्राइमरी नो सेकेंडरी, ठीक है। माइनस मतलब नहीं है, ठीक है। नेगेटिव कंट्रोल 4, ठीक है। यहाँ पे नो एंटीजन कोटेड, ठीक है, नो एंटीजन कोट प्लस प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, ठीक है दोस्तों। तो आपका सेम इसमें भी जाएगा, सेम इसमें जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका बैकग्राउंड आएगा ना, वो कहाँ से कंपेयर करना है, एक तो बैकग्राउंड आपको यहाँ कंपेयर करना है, दूसरा यहाँ करना है। ये ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने नेगेटिव कंट्रोल में एंटीजन कोटेड है, इसमें प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी में ही मेनली HRP कॉन्जुगेट होता है। HRP जैसा कि हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, हार्स रेडियस परऑक्सीडेज। जब हम TMB डालते हैं तो ये जो एंजाइम होती है परऑक्सीडेज, वो ऑक्सीडाइज कर देती है TMB को, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है। तो जब उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर पहले वो कलरलेस होता है, बाद में वो ब्लू कलर में हो जाता है। फिर जब हम उसको रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं तब वो येलो कलर में अपीयर होने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ देखना है, सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं कि सेकेंडरी एंटीबॉडी हमारे वेल से या सरफेस से स्टिक रह गई हो, इसकी वजह से कुछ ओडी तो नहीं आ रही है, इसलिए आपको सेकेंडरी का चेक करना है। और साथ में आपका जिसमें आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी एंटीजन कोटेड तो है लेकिन एंटीजन से रिएक्शन ना होके सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी से रिएक्शन होके हमारी कुछ ओडी आ रही हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसलिए एक्सपेरिमेंट में जो कंट्रोल हमने लगाया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट लगाओ इस तरीके का कंट्रोल अपना डिज़ाइन कर लो, ताकि आप उस कंट्रोल और बैकग्राउंड से कंपेयर करके अपने रिजल्ट को ऑब्टेन करो और करेक्ट एनालिसिस हो पा सको आप, ठीक है दोस्तों। तो आप एक स्टोरी वे में ले लो कि सपोज मैंने आपको बोला था, आप मान लो कि मुझे कोविड हुआ है, ठीक है। कोविड के अगेंस्ट में जो एंटीजन होती है, जैसे न्यूक्लियोकैप्सिड, NC बोलते हैं, जैसे आप परचेज कर लिए कहीं बाहर से, आपके लैब में आप बना सकते हो तो बना लिए, ठीक है, रिकम्बिनेंट तरीके से। तो आप उस एंटीजन को लाओगे, कोटिंग बफर में डाल के उसको कोट करोगे वेल में, ठीक है। वेल में कोट कर दिए, ओवरनाइट 4 डिग्री पे रख दिए, ठीक है। तो 4 डिग्री पे ओवरनाइट में वो अच्छे से कोटिंग हो जाएगी, प्रॉपर सरफेस से स्टिक हो जाएगी। अगले दिन सुबह आप आओगे, उसको वॉश करोगे, वॉश करने के बाद उसको ब्लॉक करोगे, ठीक है। अब मेरे बॉडी से आप ब्लड निकाल लो, वैसे मुझे बहुत पसंद है ब्लड डोनेशन करना, तो टेस्ट के लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। आप ब्लड ले लोगे, उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके उससे सिरा और उससे ब्लड सेल्स को अलग करोगे, सिरा को आप यूज़ में लोगे। उस सिरा को लेके आओगे, आपको जो ऑप्टिमाइज़ करे रहोगे अपने लैब में, लैब टू लैब वेरी करता है। आप चाहो तो 1:4 कर सकते हो, 1:8 कर सकते हो, जिस पे आपको ऑप्टिमम लग रहा है आप उस पर अपना यूज़ करो। तो आप मान लो कि सपोज़ कि आप डायलूशन 1:8 ले रहे हो, तो 2 वेल में आप मेरे सैंपल को डाल दोगे डुप्लीकेट में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 20 दिखाया, मान लो कि ये वाले में आपने डाल दिया हमारा सैंपल, ठीक है। तो आपने सैंपल डाल दिया, इट मीन्स कि वो प्राइमरी एंटीबॉडी, अगर उसमें मुझे कोविड हुआ है तो उस मेरे अगेंस्ट बॉडी में, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी, वो IgG होगी। वो क्या करेगी, एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो वायरस ही गया है ना हमारे शरीर के अंदर, तो वायरस का ही एंटीजन हमारी बॉडी में रिएक्ट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में ही हमारी बॉडी एंटीजन के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी को बनाएगी, ठीक है। वही प्राइमरी एंटीबॉडी उस एंटीजन से स्टिक कर जाएगी, जिससे आप प्राइमरी में ऐड करोगे, ठीक है। उसको 1 घंटे रख दोगे रिएक्शन होने के लिए, प्रॉपर एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है।
फिर 1 घंटे के बाद उसको लाओगे, आप वॉश करोगे, वॉश के बाद टैप एंड ड्राई करोगे, फिर सेकेंडरी डालोगे, सेकेंडरी आपकी HRP से कॉन्जुगेटेड होगी, ठीक है। HRP वही जो एंजाइम है हॉर्स रेडिक्स पेरोक्सिडेज, जो TMB को कन्वर्ट करती है कलर प्रोडक्ट में, ठीक है। TMB एक सबस्ट्रेट है HRP के लिए। तो जब आप सेकेंडरी डाल दोगे तो 1 घंटे के लिए आप प्लेट को इंक्यूबेट कर दोगे 37 डिग्री सी पे, फिर उसको निकालोगे, वॉश करोगे, टैप एंड ड्राई करोगे, फिर आप उसमें 1x TMB डालोगे, 15 मिनट के लिए आप उसको डार्क में रखोगे। डार्क में रखने के बाद फिर उसको बाहर निकाल के उसमें 1 नॉर्मल H2SO4 जो आपका स्टॉप सोल्यूशन उसे ऐड करोगे। फिर वो कलर पहले जब आप TMB डाले रहोगे तो फिर वो ब्लू हो जाएगा, उसके बाद जब आप उसमें स्टॉप सोल्यूशन ऐड कर दोगे तो वो टोटल येलो कलर हो जाएगा। फिर क्या करोगे दोस्तों, इसकी OD ले लोगे आप 450 नैनोमीटर पे, ठीक है। 450 नैनोमीटर पे जब आप OD ले लोगे, फिर आपकी OD आ जाएगी, आप अपने सैंपल की OD और सारे जो कंट्रोल है उसकी OD को कंपेयर कर देना। आपका जब OD आ जाएगा तो ये सैंपल और आपके सारे कंट्रोल की OD को कंपेयर कर लेना। अब मान लो यहाँ पे आपका टेस्ट सैंपल है, इसकी OD आई हुई है 2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कंट्रोल में भी OD आपकी पॉजिटिव में आनी चाहिए, वो 1.5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, जिस तरीके का आप डायल्यूशन सैंपल लेके आप उससे कंट्रोल में लगाए हो। कंट्रोल का मतलब है कि कैसे सैंपल को रन करना है जिसमें आपको पता है इसमें सारा कुछ पॉजिटिव है। नेगेटिव में आपका यहाँ पे सेकेंडरी नहीं है, यहाँ पे तो 0 ही 0 आएगा, यहाँ पे ना ही प्राइमरी ना सेकेंडरी, यहाँ भी 0 आएगा। दोस्तों बैकग्राउंड यहाँ पे जो एंटीजन कोटेड है उसमें सेकेंडरी का कुछ आता है 0.23 जो भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी वॉशिंग सही से नहीं हुई है तो बैकग्राउंड बढ़ जाता है, कई बार आपकी ब्लॉकिंग सही से नहीं हुई है तो भी आपका बढ़ जाता है बैकग्राउंड। और दोस्तों एक जगह हमने बिना एंटीजन के कोट किए हुए ही उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डालें। इसमें हम ये पता कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे एंटीजन से रिएक्शन ना होकर सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी की वजह से रिएक्शन हो रहा है, उसकी वजह से कुछ बैकग्राउंड हो रहा है। तो फास्ट रिजल्ट चेक करने के लिए ये दोनों रिजल्ट बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इससे आप कंपेयर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका टेस्ट सैंपल पॉजिटिव है या निगेटिव। अब मान लो कि यहाँ पे आपका कंट्रोल जिसमें सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी है इसमें 0.4 आया है और इसमें 2 आया है और यहाँ पे 2 है, तो आप अगर एक साथ नहीं घटाना है, इसको अलग घटाओ, इसको अलग घटाओ, फिर भी आपकी OD पॉइंट जो 2 आ रही है, फिर भी आपकी जो OD 2 आ रही है इनसे कहीं ना कहीं हाई ही होगी। इससे हमें ये पता चलेगा कि आपको कोविड हुआ है और आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। तो आप आइसोलेट हो जाओ, जो भी प्रोसीजर है। हमने कोविड इसलिए लिया कि कोविड बहुत ही कॉमन बीमारी अभी हाल ही में हुई थी, तो सारी दुनिया उसके बारे में अवेयर है, तो इसको आप एक एग्जाम्पल में माइंड सेट करके चलोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और दोस्तों लाइफ साइंस हो या कोई साइंस हो, अगर आप पढ़ते हुए अपने दिमाग में एक पिक्चर बना के, इमेज बना के नहीं चलते हो तो कुछ भी चीज़ आप ना तो सीख पाओगे ना तो समझ पाओगे। इसलिए कभी भी पढ़ते हुए उस चीज़ को महसूस करते जाओ कि आप कैसे कर रहे हो। कई बार चीज़ों को सिर्फ इमेजिनेशन से आप याद कर लोगे, वो मेमोरी में फीड हो जाएगी, आप हमेशा उसको समझते रहोगे और जान जाओगे कि कैसे हुआ, कैसे होता है, कैसे हो सकता है। तो आपका बेसिक क्लियर बहुत ज़रूरी है कि आपका बेसिक क्लियर हो। इसके लिए हमने बहुत ही बेसिक से एलाइजा को पढ़ाया है, वरना इतनी लंबी लंबी वीडियो नहीं बनती दोस्तों। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन हाँ इतना मैं डैम श्योर हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो पूरा देख के अच्छे से यहाँ पे रुक जाओगे पूरे टाइम तो आपको और कहीं से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से इतने कॉम्पिटेंट हो जाओगे कि आप आराम से एलाइजा परफॉर्म कर सकते हो। तो इतनी देर बने रहने के लिए, हमें झेलने के लिए, इतनी देर बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाते रहें। हाँ मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होती है, लेकिन हाँ एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में सीनियर से आपके कलीग नहीं बताते कि चीज़ें कैसे करनी है। वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो आप उसको नोट डाउन करते रहें और हमेशा दिमाग में रखें। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।